सो बच्चे लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे सेल टॉपिक की, है ना। सेल टॉपिक में यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोग देखने की कोशिश कर रहे थे। यूकैरियोटिक सेल में आपको एक आउटलुक बताने की कोशिश किया था। 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सबसे पहले आप बात कर लीजिएगा सेल एनवेलप की, दूसरे स्ट्रक्चर की बात कर लीजिएगा साइटोप्लाज्म की, और तीसरे स्ट्रक्चर की बात कर लीजिएगा न्यूक्लियस की। साइटोप्लाज्म में बच्चे बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे गोल्जी बॉडी हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और इस तरह करके कई सारे सेल ऑर्गेनल्स आपको देखने को मिलेंगे। बच्चे सेल बाउंड्री की बात छोड़ता हूं, पहले साइटोप्लाज्म की बात करता हूं, या सेल के एक आउटलुक देखने की कोशिश करता हूं, है ना। एक आउटलुक सेल के रूप में क्या देखने को मिलेगा, जैसे सेल के पूरे साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किए थे। कौन सा कंपोनेंट? तो एक लिक्विड कंपोनेंट है और दूसरा सॉलिड कंपोनेंट है। जो लिक्विड कंपोनेंट है बच्चे उसको नाम दे देते हैं हम लोग साइटोसोल, और जो सॉलिड कंपोनेंट था उसको हम लोग नाम दिए ट्रोफोप्लाज्म। अब ट्रोफोप्लाज्म में बच्चे 2 तरह के कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, कुछ आपको लिविंग कंपोनेंट और कुछ आपको डेड कंपोनेंट। जो लिविंग कंपोनेंट है बच्चे वो सेल ऑर्गेनल्स है, जबकि जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है वो स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटोप्लाज्म, है ना। ये ड्यूटोप्लाज्म के रूप में यहां पे फूड को स्टोर किया जा रहा है बच्चे। जैसे यहां पे देख लीजिएगा ये स्पेलिंग ड्यूटोप्लाज्म, है ना, ड्यूटोप्लाज्म। डन, ये हो गया ड्यूटोप्लाज्म। अगले पॉइंट पे आते हैं बच्चे। सो सेल के अंदर जो कुछ भी लिविंग रिएक्शन हो रहा था, जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा था, वो साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स के अंदर हो रहा था, लिविंग कंपोनेंट के अंदर हो रहा था। अब फिर से मैं प्लांट सेल की बात करता हूं। अगर प्लांट सेल की बात की जगह बच्चे, तो प्लांट सेल में सबसे बाहर की ओर क्या देखने को मिलेगा? सेल वॉल। अगर प्लांट सेल से सेल वॉल को हटा दिए तो इस स्ट्रक्चर का नाम देते हैं प्रोटोप्लास्ट। क्या नाम देते हैं? प्रोटोप्लास्ट। और अगर प्रोटोप्लास्ट से सेल मेम्ब्रेन को भी हटा दिए तो इसका नाम दे दीजिएगा प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म में 2 तरह की कंपोनेंट की बात कीजिएगा बच्चे, एक तो न्यूक्लियस बच गया, दूसरा साइटोप्लाज्म बच गया। तो अगर प्रोटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को रिमूव कर दिए तो इस स्ट्रक्चर को नाम दे दिए साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की बात कीजिएगा बच्चे, वही 2 तरह की बातें, एक सॉलिड कंपोनेंट, दूसरा लिक्विड कंपोनेंट। सॉलिड कंपोनेंट में आप क्या बोल लीजिएगा, कुछ लिविंग स्ट्रक्चर रहेंगे, कुछ डेड स्ट्रक्चर रहेंगे, है ना। इस सारे लिविंग और डेड स्ट्रक्चर को मिला के एक साथ नाम दे रहे थे ट्रोपोप्लाज्म। लिविंग स्ट्रक्चर कौन सा? सेल ऑर्गेनल्स, और डेड कंपोनेंट को ड्यूटोप्लाज्म। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा बच्चे। सेल वॉल की बात करते हैं। आउटर बाउंड्री के रूप में क्या देखने को मिला था? आउटर बाउंड्री के रूप में या तो सेल मेम्ब्रेन देखने को मिल सकता है, सेल वॉल देखने को मिल सकता है, या ग्लाइकोकैलिक्स बैक्टीरिया में स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो सबसे बाहर की ओर क्या देखने को मिल रहा था? सेल वॉल। सेल वॉल की बात की जगह लिविंग है या नॉन लिविंग? बोल लीजिएगा सर ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। रिजिड स्ट्रक्चर बोलते हैं और परमेबल स्ट्रक्चर बोलते हैं। परमेबल क्यों? वैसा मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को पास करने के लिए दे दे तो आप बोल लीजिएगा परमेबल। और अगर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को पास करने दे, सॉलिड को पास करने के लिए नहीं दे, तो आप ऐसे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को नाम दे दीजिएगा सेमी परमेबल। और दोनों में से किसी को पास करने के लिए नहीं दे तो आप बात कर लीजिएगा इम्परमेबल। सर सेलेक्टिव परमेबल क्या होता है? जब सेल मेम्ब्रेन पे आते हैं बच्चे तो सेलेक्टिव परमेबिलिटी के बारे में आपको डिटेल्स डिस्कस करते हैं। तो यहां पे परमेबल फॉर स्मॉल मॉलिक्यूल्स एज सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। बात आता है, आपके मन में सवाल चलने चाहिए कि सर सेल वॉल होता कहां कहां पे? तो सेल वॉल आपको प्लांटी में देखने को मिलेगा, एल्गी में देखने को मिलेगा, फंजाई में देखने को मिलेगा, बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा, और एनिमल्स की बात कर लीजिएगा सेल वॉल एब्सेंट होगा। माइकोप्लाज्मा की बात कर लीजिएगा, सर माइकोप्लाज्मा होता है क्या है? बच्चे बैक्टीरिया का एक बोल सकते हैं एग्जाम्पल है जिसमें सेल वॉल आपको क्या मिलेगा? एब्सेंट। सो हाउ मेनी किंगडम ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हैज सेल वॉल? आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि आर.एच. व्हिटेकर साहब के द्वारा जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, इनमें से कितने ऐसे किंगडम है जहां पे सेल वॉल प्रेजेंट होता है? तो आप बोलेंगे सर 4 किंगडम होते हैं जिसमें कि सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी, है ना। ये 4 किंगडम है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सर क्या मोनेरा के हर मेंबर में सेल वॉल प्रेजेंट होगा? जी नहीं। स्टेटमेंट क्या आ सकता है? पहला स्टेटमेंट सुनेंगे, ऑल प्रोकैरियोट हैव सेल वॉल।
क्या सारे के सारे प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होते हैं? स्टेटमेंट मैं पूछूं ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स? तो भाई प्रोकैरियोट का एग्जांपल कौन सा है? किंगडम मोनेरा। मोनेरा का एक एग्जांपल कौन सा है? बैक्टीरिया सॉरी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की बात कीजिएगा तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट या एब्सेंट? सर अभी तो आप बताएं सेल वॉल यहां पे एब्सेंट होगा। और अगर यहां पे सेल वॉल एब्सेंट है तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा या गलत? ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल। सर स्टेटमेंट गलत हो गया, चलिए लिख देता हूं गलत। तो दूसरा स्टेटमेंट इसी के जगह पे बोल देता हूं, क्या सारे के सारे यूकैरियोट्स में सेल वॉल होंगे? सर अभी थोड़ी देर पहले आप बताए थे एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है। इसके अलावा सर्टेन प्रोटिस्टा की बात कर लीजिएगा तो वहां पे भी सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो क्या एनिमल्स और प्रोटिस्टा यूकैरियोट की कैटेगरी में आते या नहीं आते? हाँ सर आते हैं। तो यह स्टेटमेंट बोलना सही होगा क्या कि सारे के सारे यूकैरियोट्स में सेल वॉल होते हैं? नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया और यहां पे ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। ना सारे के सारे प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल होंगे, ना सारे के सारे यूकैरियोटिक में सेल वॉल होंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल बना किसका होगा? कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल की बात करते हैं। तो सेल वॉल प्लांट में सेल वॉल किसका बना होगा? सेलुलोज का, हेमीसेलुलोज का, पेक्टिन का और प्रोटीन का, चार कंपोनेंट का बना होगा। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन। अगर बात कर लीजिएगा सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की तो किसका पार्ट है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट का मॉडिफाइड वर्जन। और एल्गी में सेल वॉल की बात कर लेते हैं तो सेलुलोज, ग्लैक्टन्स, मैनन्स, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन है ना, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो अगर मैं बात कर लूं कि इस एल्गी में कौन कौन सा कार्बोहाइड्रेट है तो यहां पे आप बोल लीजिएगा सेलुलोज, ग्लैक्टन्स और मैनन्स एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा बच्चे। अगर बैक्टीरियल सेल वॉल की बात कर लेते हैं तो बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना हुआ है? पेप्टिडोग्लाइकन का, अगेन अ कार्बोहाइड्रेट। फंजाई का सेल वॉल किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है, अगेन अ कार्बोहाइड्रेट। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ फैट, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, तो सर अभी तो आप सब में दिखा रहे थे मैक्सिमम अमाउंट में क्या दिख रहा था? कार्बोहाइड्रेट। तो सेल वॉल मेनली किसका बना होगा? कार्बोहाइड्रेट का बना होगा। सो सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ व्हाट? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा बच्चे। अब मिडिल लेमला क्या होता है? मिडिल लेमला की बात करते हैं, है ना। दो सेल को ज्वाइन करके रखने वाला स्ट्रक्चर, दो सेल के बीच में सीमेंटिंग मटेरियल जो होता है ना, कॉमन लेयर बिटवीन टू सेल इज कॉल्ड एज व्हाट? मिडिल लेमला। प्लांट सीमेंटिंग मटेरियल, प्लांट सेल में जो सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम करता है वो कौन सा है? मिडिल लेमला है। ये मिडिल लेमला किस चीज का बना होगा? मिडिल लेमला बना होगा कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट का। मैक्सिमम अमाउंट में क्या होगा? तो मैक्सिमम अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में कौन होगा? कैल्शियम। तो अगर मैं बोल लूं मिडिल लेमला इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, आपका आंसर होगा कैल्शियम पेक्टेट। अगले पॉइंट पे चलते बच्चे। अब सेल वॉल की टाइप की बात करते हैं। सेल वॉल कितने तरह के होते हैं? सेल वॉल की टाइप की बात कीजिएगा तो यहां पे सेल वॉल तीन तरह के आपको पढ़ने को मिलेंगे। प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्सरी सेल वॉल। अगर हम प्राइमरी सेल वॉल की बात करते हैं, प्राइमरी सेल वॉल थिन होगा, इलास्टिक होगा, कैपेबल ऑफ ग्रोथ होगा, कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन एंड लूजली अरेंज्ड। और अगर मैं बात कर लूं सेकेंडरी सेल वॉल की तो अच्छा, प्राइमरी सेल वॉल सिंगल लेयर का बना होगा। सेकेंड ये सिंगल लेयर है ना, बोल लीजिएगा ये सिंगल लेयर का बना हुआ है, सिंगल लेयर। और अगर सेकेंडरी सेल वॉल की बात कर लीजिएगा तो बोल लीजिएगा मल्टीपल लेयर, एक से तीन लेयर का बना होता है, एक से तीन लेयर का बना हुआ है। ठीक है, तो ये वाला सेल वॉल कैसा हो जाएगा? थिन, सिंगल लेयर का है तो थिन, और तीन लेयर का तो क्या बोल लीजिएगा? थिक है। सर ये भी बना हुआ है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन का, ये भी बना हुआ है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन का, है ना। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन का ये भी बना हुआ है। तो एक को क्यों बोल रहे हैं रिजिड, एक को क्यों बोल रहे हैं क्या? फ्लेक्सिबल, है ना। देखिएगा यहां पे क्या है, एक आपका इलास्टिक दिख रहा है और दूसरा कैसा दिख रहा है? रिजिड। इसके पीछे आगे जब सेल का स्ट्रक्चर, सेल वॉल का स्ट्रक्चर बताने लगेंगे तो वहां पे आपको समझा पाएंगे कि कैसे रिजिड स्ट्रक्चर और कैसे टफ इलास्टिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा बच्चे।
ये लूजली अरेंज है और ये आपको बोल लीजिएगा डेंसली अरेंज है। अब किस चीज का अरेंजमेंट लूज है और किस चीज का अरेंजमेंट यहां पे बोल लीजिएगा टाइटली है, डेंसली अरेंज है, ये बात आपको आगे चल के बताते हैं। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। प्राइमरी सेल वॉल में दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? कौन सा ऐसा सेल वॉल है जिसमें ग्रोथ पॉसिबल है? तो आप बोल लीजिएगा प्राइमरी सेल वॉल ऐसा लेयर है जिसमें ग्रोथ पॉसिबल होता है। और अगर बात कर लो सेकेंडरी और टर्सरी की तो ग्रोथ कतई पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट पॉइंट पे कौन सा ऐसा सेल वॉल है? दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, दूसरे पॉइंट हमारे पास ये स्टार पॉइंट आता है। कौन सा ऐसा सेल वॉल है जो मैच्योरिटी के साथ साथ डिमिनिश होता चला जाता है, डिसअपियर होने लगता है, डिसइंटीग्रेट होने लगता है? तो आप बोल लीजिएगा कौन सा? प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिशेस एज सेल मैच्योर। जैसे जैसे सेल मैच्योर होता चला जाता है प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश होता चला जाता है। सर एक बात बताइएगा यहां पे कि ये प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल का अरेंजमेंट क्या होगा? बाहर की ओर कौन होगा, अंदर की ओर कौन होगा? बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, छोटे से लाइन में समझाता हूं। जैसे मान लीजिएगा ये आपको दिख रहा है यहां पे सेल मेम्ब्रेन। क्या दिख रहा है? सेल मेम्ब्रेन, है ना। सेल मेम्ब्रेन की बात कीजिएगा तो सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले यहां पे कुछ सब्सटेंस का सिंथेसिस किया और यही सब्सटेंस का सिंथेसिस किया और यही सब्सटेंस सेल वॉल का फॉर्मेशन करेगा। अब पहली बार सेल वॉल बना है तो आप क्या बोल लीजिएगा? प्राइमरी सेल वॉल, है ना। इसको बोल दिए प्राइमरी सेल वॉल, है ना। अच्छा, अब फिर से सेल मेम्ब्रेन ही तो कुछ सब्सटेंस का सिंथेसिस। सर कौन सा वो सब्सटेंस है, वो नाम भाई बता दीजिए। अरे भाई सेलुलोज का सिंथेसिस कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन करता है। तो यहां पे मान लीजिएगा अब दूसरे लेयर का फॉर्मेशन किया, दूसरी बार फॉर्मेशन किया, है ना। ये दूसरी बार फॉर्मेशन किया, ये सेल वॉल बना। फिर से ये वाला लेयर जो सेलुलोज बना था इसके थ्रू और कई सब्सटेंस के हेल्प से सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ। पहली बार बना था तो प्राइमरी सेल वॉल, दूसरी बार बन रहा है तो क्या बोल लीजिएगा? सेकेंड। सर तीसरी बार बने तो टर्सरी सेल वॉल। डन। तो सबसे अंदर की ओर कौन सा लेयर दिखेगा? तो सबसे अंदर की ओर टर्सरी सेल वॉल दिखेगा। सबसे बाहर की ओर कौन दिखा? प्राइमरी सेल वॉल। फिर अंदर की ओर कौन सा दिखा? सेकेंडरी सेल वॉल। और सबसे अंदर की ओर कौन दिखेगा? सबसे अंदर की ओर टर्सरी सेल वॉल दिखेगा। अगले पॉइंट पे आ जाइएगा। यहां पे दिखाने की कोशिश करता हूं। प्राइमरी और सेकेंडरी के रूप में ही दिखाया गया, टर्सरी को नहीं बताया गया। तो सबसे ये मिडिल लेमला है, मिडिल लेमला हो गया, दो सेल के बीच में सीमेंटिंग मटेरियल है। ये इस तरह से समझिएगा, ये पहले सेल का कंपोनेंट है और ये दूसरे सेल का कंपोनेंट है। सबसे बाहर की ओर आपको कौन सा दिखेगा? सबसे बाहर की ओर यहां पे आपको दिख रहा होगा प्राइमरी सेल वॉल। डन। ये मिडिल लेमला आ गया, बाहर की ओर कौन सा दिख गया? प्राइमरी सेल वॉल फर्स्ट लेयर पे। उसके बाद अंदर की ओर कौन दिख जाएगा? सेकेंडरी सेल वॉल। तीन लेयर में सबसे पहले जो बना होगा, है ना, इसको नाम दे दिए S1। सॉरी, सबसे पहले जो बना होगा इसका नाम दे दिए S1। उसके बाद अंदर में और लेयर बना होगा, क्या बोल दीजिएगा? S2। अंदर में एक और लेयर बना होगा S3। सर ये वाला बात समझ में नहीं आया, एक बार फिर से यहां पे देखिएगा। ये आपको दिख रहा है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में सबसे पहली बार जो सेल वॉल बना था ये बाहर की ओर आ गया। कौन सा हो गया? बोल लीजिएगा प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल हो गया। अच्छा, अब दूसरी बार बना तो इसका नाम दे दिए सेकेंडरी S1। ये आपका था सेल मेम्ब्रेन। क्या था? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को दूसरे कलर से दिखा देता हूं, यहां ग्रीन कलर से आपको दिखा रहा हूं सेल मेम्ब्रेन को। डन। सबसे पहली बार सेल वॉल बना था, इसके द्वारा सब्सटेंस सिंथेसाइज किया गया बाहर की, फिर से अंदर की ओर सब्सटेंस सिंथेसाइज किया गया S1, फिर से अंदर की ओर सिंथेसाइज किया गया S2, अंदर की ओर एक और लेयर बनाया गया S3। सबसे बाहर की ओर प्राइमरी, देन S1, देन S2 एंड देन S3। डन। देखिएगा सबसे बाहर की ओर यहां पे प्राइमरी सेल वॉल, अंदर की ओर S1, देन S2 एंड देन S3। और यहां पे सबसे अंदर की ओर कौन सा लेयर दिख जाएगा? बोल लीजिएगा सर ये तो सेल मेम्ब्रेन दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर में क्या दिखेगा? साइटोप्लाज्म। क्या दिखेगा? साइटोप्लाज्म। डन। नेक्स्ट पॉइंट पे आते बच्चे। सो प्राइमरी सेल वॉल की बात कीजिएगा, जैसे जैसे सेल डिफरेंशिएट होने लगेगा, मैच्योर होने लगेगा, सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन होने लगेगा, तो प्राइमरी सेल वॉल क्या हो जाएगा? डिग्रेड हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा। डिमिनिश करने का मतलब ये धीरे धीरे डिसअपियर होने लग जाएगा, है ना। टर्सरी सेल वॉल की बात कीजिएगा। अच्छा, प्राइमरी सेल वॉल मिलता कहां पे सर? सर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है सबसे अभी नया नया सेल बना ही है, प्लांट सेल अभी नया नया बना है, तो उसमें जो पहली बार सेल वॉल बनेगा वो सेल वॉल कैसा होगा? प्राइमरी सेल वॉल। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मैं सेल वॉल पूछ दूं तो क्या बोल लीजिएगा? ये हो जाएगा आपका प्राइमरी सेल वॉल। फिर से चलिएगा, अब डिफरेंशिएट होना शुरू हो गया तो सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएगा। टर्सरी सेल वॉल की बात कीजिएगा, ये भी सिंगल लेयर होता है, इसलिए क्या बोल देता है? थिन लेयर, है ना। प्रेजेंट ओनली इन ट्रैकेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, सिर्फ जिम्नोस्पर्म के ट्रैकेट्स में मिल रहा है, कंपोज्ड ऑफ हेमिसेलुलोज एंड जाइलम्स।
टर्सरी सेल वॉल के बारे में बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्राइमरी सेल वॉल के बारे में ज्यादा याद करने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइएगा। अब सेल वॉल के फॉर्मेशन में कौन कौन सा केमिकल पार्टिसिपेट कर रहा था? तो प्लांट सेल की बात करते हैं, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन, है ना। अब सेलुलोज का फॉर्मेशन कौन करता है? सेलुलोज का फॉर्मेशन सेल मेम्ब्रेन खुद से करता है। और हेमिसेलुलोज और पेक्टिन किसके द्वारा बनाया जाता है? गोल्जी बॉडी के द्वारा बनाया जाता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है सेल वॉल मटेरियल इज सिंथेसाइज्ड बाय, आप क्या बोलेंगे? गोल्जी बॉडी। देखिए ना, सेल वॉल मटेरियल का सिंथेसिस कौन कर रहा है? हेमिसेलुलोज, और पेक्टिन का सिंथेसिस कौन कर रहा है? गोल्जी बॉडी। और अगर प्रोटीन की बात कर लीजिएगा तो प्रोटीन का फॉर्मेशन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? राइबोसोम। सो विच स्ट्रक्चर पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल? यहां पे विच स्ट्रक्चर के जगह पे आप बोल लीजिएगा विच सेल ऑर्गेनेल्स, है ना, विच सेल ऑर्गेनेल्स, विच सेल ऑर्गेनेल्स पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। तो आप बोल लीजिएगा यहां पे सेल वॉल के फॉर्मेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है? गोल्जी बॉडी। और प्लांट के गोल्जी बॉडी का क्या नाम दे दीजिएगा? डिक्टियोसोम। क्या नाम दे दीजिएगा? डिक्टियोसोम नाम दे देंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चे। अब सेल वॉल दो चीजों से मिलकर बना होता है, पहला है स्केलेटन और दूसरा क्या है? मैट्रिक्स। सेल वॉल दो चीजों से मिलकर बना हुआ, पहला है स्केलेटन और दूसरा कौन सा है? मैट्रिक्स। सेल वॉल का फॉर्मेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो मेनली किया जाता है सेलुलोज के द्वारा, जो सेलुलोज क्या बनाएगा? स्केलेटन बनाएगा। और मैट्रिक्स की बात कीजिएगा, मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कौन करेगा? हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन्स। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये बहुत सारा सेलुलोज आपस में मिलके इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ये पहला रिंग लाइक स्ट्रक्चर हुआ, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना, बोल लीजिएगा माइक्रोट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर बन गया, माइक्रोफाइब्रिल्स लाइक स्ट्रक्चर बन गया। डन। यहां से ये बहुत सारे सेलुलोज मिलके क्या बना लिया? माइक्रोफाइब्रिल्स बना लिया। अब इसी बात को देखने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, वापस डायग्राम मैं यहीं पे बनाता हूं, ये देखिएगा ध्यान से। अगर मैं बोलता हूं माइक्रोफाइब्रिल्स बना, तो ये वाला आपको माइक्रोफाइब्रिल्स दिख रहा है, ये वाला यहां पे आपको माइक्रोफाइब्रिल्स दिख रहा है। माइक्रोफाइब्रिल्स इस तरह से अरेंज हो गया। जैसे घर में छत की ढलाई करनी है तो रॉड का एक तरह से हम स्केलेटन बना ले रहे हैं, यहां पे ये वाला स्केलेटन बना ले रहे हैं। ये स्केलेटन जो है, स्केलेटन किसका बना हुआ होगा? सेलुलोज का बना हुआ होगा। सेलुलोज अल्टीमेटली माइक्रोफाइब्रिल्स बनाएगा, ये माइक्रोफाइब्रिल्स किसका फॉर्मेशन करेगा? स्केलेटन का फॉर्मेशन करेगा। अब आगे सुनिएगा, इसके बीच में कुछ फ्लूइड भरा पड़ा रहेगा, कुछ सब्सटेंस भरा पड़ा रहेगा, इसके बीच में कुछ सब्सटेंस भरा पड़ा है, इसके बीच में कुछ सब्सटेंस भरा पड़ा है। इस सब्सटेंस का नाम क्या दे दीजिएगा? इस सब्सटेंस का नाम दे दीजिएगा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कौन करता है? हेमिसेलुलोज करता है, और कौन करता है? पेक्टिन। हेमिसेलुलोज और पेक्टिन करता है। फिर से वापस सुनिएगा, ये स्केलेटन, अगर मान लीजिए ये स्केलेटन तो तैयार हो गया किससे? सेलुलोज से, लेकिन अगर मैट्रिक्स को हम बहुत कम अमाउंट में भरें, फिर से बातों को सुनिएगा, अगर मैट्रिक्स को कम अमाउंट में डाले हैं तो आप बताइएगा कि ये जो मैट्रिक्स अगर कम रहा तो लूज होगा या टाइट होगा? अरे भाई, छत के ढलाई के समय सीमेंट और कंक्रीट हम कम अमाउंट में डालें तो छत का मजबूती क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यही बात सुनिए ना, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन यहाँ पे कम अमाउंट में रहे तो लूज या टाइट? सर लूज होगा। और हेमिसेलुलोज और सेलुलोज ज्यादा अमाउंट में दे दें, टाइटली पैक कर दे तो क्या बोल लीजिएगा? टाइट हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा। अरे भाई, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल सेम चीजों का बना हुआ था, लेकिन एक लूज था, दूसरा टाइट था। कहने का मतलब एक इलास्टिक था, दूसरा रिजिड था। प्राइमरी सेल वॉल इलास्टिक और सेकेंडरी सेल वॉल रिजिड। इसके पीछे रीजन क्या था? क्या कि एक जगह पे हेमिसेलुलोज और पेक्टिन ज्यादा अमाउंट में फिल्ड है और दूसरी जगह पे हेमिसेलुलोज और पेक्टिन कम अमाउंट में फिल्ड है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा। अब प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? दो सेल के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन जो होता है, दो सेल के बीच में यहां पे साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन दिख रहा है, इस साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को आप क्या बोल लीजिएगा? प्लाज्मोडेस्माटा। द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, दो अगल बगल वाले सेल में जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन दिख रहा है, इसको क्या बोल लीजिएगा? प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा नाम किसके द्वारा दिया गया था? श्वार्ट्जबर्गर के द्वारा दिया गया था। ये सब नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। अगले पॉइंट पे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टीसेलुलर प्लांट। अगर प्लांट की बात कर लीजिएगा, और ये प्लांट मल्टीसेलुलर, सर यूनिसेलुलर प्लांट भी अलग ही है ना भाई, कुछ एल्गी, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ये सर कैसे यूनिसेलुलर प्लांट? अच्छा, तो यूनिसेलुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टीसेलुलर प्लांट, जितने भी मल्टीसेलुलर प्लांट होंगे उनमें आपको प्लाज्मोडेस्माटा देखने को मिलेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब्यूल्स हेल्प टू
मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द साइटोप्लाज्म। देखिएगा, ये आपको मान लीजिएगा, ये आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियस के पास में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। ये सेल 1 है और यहाँ पे सेल 2 है। इस सेल का भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और इस तरह से एक ट्यूब बनाया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डेस्मोटिब्यूल्स। क्या बोल लीजिएगा? डेस्मोटिब्यूल्स। तो यहां से इस तरह से एक्सटेंशन दिख रहा है, ये एक्सटेंशन का नाम क्या दीजिएगा? डेस्मोटिब्यूल्स। अब ये डेस्मोटिब्यूल्स है ना, किसका एक्सटेंशन है? एक्सटेंशन ऑफ अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। और यही क्या करेगा? प्लाज्मोडेस्माटा बनाने में हेल्प करेगा, है ना। ये आपको प्लाज्मोडेस्माटा बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। Plasmodesmata is formed with the help of desmotibules. Desmotibules is the extension of endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum का extension है। और अगर कोई पूछ दे प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या होगा? एक सेल से बगल वाले सेल के बीच में एक सेल से बगल वाले सेल में या एडजेसेंट सेल में साइटोप्लाज्म का कनेक्शन कौन करवाता है? प्लाज्मोडेस्माटा। सेल वॉल के फंक्शन की बात कर लीजिएगा। सेल वॉल गिव्स शेप टू द सेल। सेल वॉल का काम क्या है? शेप प्रोवाइड करना। किसको? प्लांट सेल को, एनिमल सेल को, सॉरी एनिमल सेल में तो सेल वॉल होता नहीं है। प्लांट सेल को, बैक्टीरियल सेल को शेप प्रोवाइड कौन करेगा? सेल वॉल। इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज और एंड इन्फेक्शन। सेल को मैकेनिकल डैमेज से, टूटने से, रप्चर करने से कौन बचाता है? या इन्फेक्शन से कौन बचाता है? बोल लीजिएगा सेल वॉल। इट ऑल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंट्रैक्शन। अभी बताया आपको प्लाज्मोडेस्माटा सेल, एक सेल से दूसरे सेल में कनेक्शन में, एक सेल से दूसरे सेल में कनेक्शन के लिए हेल्प कौन कर रहा है? प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये सेल टू सेल इंट्रैक्शन भी करवा रहा है। इट प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स, है ना। अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल जिसको हम सेल के अंदर भेजना नहीं चाहते हैं, वो भी आ रहा है। तो वो किसकी वजह से आ रहा है? वो आ रहा है यहाँ पे, नहीं आ पा रहा है, वो किसकी वजह से? सेल वॉल की वजह से। तो सेल वॉल अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल को आने से रोकता है। सेल मेम्ब्रेन की बात कीजिएगा, है ना। तो सेल मेम्ब्रेन की बात बच्चे अगली क्लास में करेंगे और सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल्स आपको बताएंगे। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए। कहीं कोई बात समझ में नहीं आती है, कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करते रहिए। थैंक यू।